So character array is also called as string because in C language there is no data type specifically defined to create a variable of data type or of type string. Since string is a basic property, string has a basic property that string is a sequence of characters. Sequence of characters or collection of characters, and character is a data type. Similarly, if integer का सीक्वेंस होता है तो उसको इंटीजर एरे बोलते हैं, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है तो कैरेक्टर एरे बोल रहा है. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक बेसिक तरीका, जैसे हमने इंटीजर्स के लिए किया, फ्लोट लिख किया, वैसे हम यहाँ पर कैरेक्टर्स के लिए कर रहे हैं. कैर नेम or rectangular brackets and then all the characters. But here one special thing is that the last character is /0 or null character. This is the point of termination for any string, right? If my voice is not clear or screen is not visible, inform me immediately. तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग है MANAS और /0. तो मानस नाम का एक स्ट्रिंग है, उसको यहाँ पर नेम के अंदर स्टोर किया है. नेम हमारा कैरेक्टर एरे वेरिएबल का नेम है. एम हमारा नेम 0 पर है, ये 1 2 3 4 उसी तरह से जैसे हमारा इंटीजर और फ्लोट के एरेज में होता था. तो हर एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है मेमोरी में. एक और तरीका है इसको इनिशियलाइज करने का, कैरेक्टर एरे को हम इस तरह से कर सकते हैं डबल कोट्स में. अब ये चीज इंटीजर से डिफरेंट है. इंटीजर या फ्लोट में ये स्पेशल चीज नहीं थी, ये ओनली फॉर स्ट्रिंग्स है. तो यहाँ पर अब हम इस स्ट्रिंग को अगर इनिशियलाइज किया हमने, अब हम इसको अगर प्रिंट करें, एक और तरीका है, तीसरा भी है. वो क्या है? वो है कैरेक्टर पॉइंटर, राइट? उससे भी हम इस तरह से इस चीज को लिख सकते हैं डबल कोट्स में. सो देयर आर 3 ways टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग. फर्स्ट इज नॉर्मल array of characters, second is a string within double quotes, and third is character pointer also in double quotes. So here we can write and manipulate character array को यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश की गई है. तो या तो हमें पता हो कि कितने कैरेक्टर्स में 1 2 3 4 5, तो उतने बार हम व्हाइल लूप चला दें जैसे इंटीजर्स में करते थे. ठीक है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये प्रिंट कर देगा. तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ए प्रिंट होगा, फिर 1 होगी तो एन प्रिंट होगा, URAG, मैंने अपना ही नाम लिख लिया है. तो ये प्रिंट होंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स, राइट? किसी को कहीं डाउट हो तुरंत पूछ ले. यहाँ सब मेन है, अब ये वॉइड मेन नहीं है, ये पुराने नोट्स हैं. एक बार फिर से कह रहा हूँ, इनमें वॉइड मेन लिखा हुआ है बिकॉज ये टर्बो सी पर रन होते थे. अब देव सी पर इसमें सिर्फ मेन या इंट मेन हो जाएगा. सो कैर नेम में यहाँ पर ANURAG. अब यहाँ पर दूसरा लॉजिक क्या है पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करने का, सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करने का? दूसरा लॉजिक ये है कि हम यहाँ पर /0 की प्रेजेंस को चेक कर रहे हैं. जब भी हम जिस कैरेक्टर को पिक करेंगे, सपोज N0 को हमने लिया तो A मिला, A हमारा /0 नहीं है, तो जब तक /0 नहीं है तब तक तो प्रिंट होता रहे, लूप चलता रहे, और जैसे ही /0 मिल जाए प्रिंटिंग बंद हो जाए. ठीक, तो एक A प्रिंट हो गया, फिर NURAG तक, G तक पूरा प्रिंट हो गया. फिर जैसे ही I++ हुआ तो G के बाद ऑटोमेटिकली कंपाइलर में यहाँ /0 डाला हुआ है. जब भी हम डबल कोट्स में किसी स्ट्रिंग को लिखते हैं तो कंपाइलर खुद वहां पर /0 अपने आप से इंसर्ट कर देता है, करेक्ट? और इस तरह से ये काम करता है. /0 की प्रेजेंस पर ये व्हाइल लूप रुक जाएगा. तो जब तक /0 नहीं मिलेगा तब तक सारे कैरेक्टर्स को पिक करता रहेगा एक एक करके. दिस इज अनदर वे टू एक्सेस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. अभी आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सेस करने का लॉजिक हमें मालूम होना चाहिए, बिकॉज whenever there is a password matching or anything, one word is given and another word is entered by user and you want to know whether both words are similar or not, तो उसके लिए हम अगर लॉजिकली अप्रोच करें तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का ये लॉजिक हमें पता होना चाहिए. अदरवाइज वी हैव इनबिल्ट फंक्शंस आल्सो फॉर द सेम. अब यहाँ पर एक्चुअली अगर इसको प्रिंट करना हो तो हमारे पास एक दूसरा तरीका है प्रिंट करने के लिए. प्रिंटफ में जा करके %s लिख करके उसको प्रिंट कर दें. गणेशा, हम देखिए प्रिंटफ को हमेशा जानते हैं. प्रिंटफ क्या करता है? स्क्रीन पर जो है वर्ड्स को प्रिंट कर देता है, कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देता है. तो यहाँ पर अगर कैरेक्टर एरे हमने बनाया गणेशा, सपोज n के अंदर स्टोर्ड है और n को यहाँ पास कर दिया, तो %s लगाने से स्ट्रिंग प्रिंट होती है. तो %s स्पेसिफायर है स्ट्रिंग के लिए. जैसे %c कैरेक्टर के लिए, %d इंटीजर के लिए, %i भी इंटीजर के लिए, राइट? %f फ्लोट के लिए, %lf डबल के लिए. उसी तरह से %s है यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए. ठीक, तो अनदर वैल्यू अगर लेनी हो, अगर यूजर से वैल्यू लेनी हो तो क्या करें? स्कैनफ में %s लगा दें n में, राइट? लेकिन यहाँ पर अब ये रिस्ट्रिक्शन है. क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि स्कैनफ जो है वो एक वर्ड की स्ट्रिंग लेता है, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग नहीं लेगा. जैसे अगर किसी का नाम है, सपोज राम प्रकाश सिंह नाम है सपोज, तो राम और प्रकाश के बीच में गैप होगा, प्रकाश और सिंह के बीच में गैप होगा.
तो स्कैनफ से आप ये पूरा नाम एंटर नहीं कर पाएंगे, स्कैनफ से पूरा नाम एंटर नहीं कर पाएंगे। या तो राम एंटर करेंगे, आप एंटर तो कर लेंगे, पर जब वो सेव करके आपको शो करेगा तो वो सिर्फ राम दिखाएगा। ठीक, तो इसी चीज को सही करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है गेट्स, GETS। अब गेट्स फंक्शन मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। मैं आपको तुरंत एग्जांपल के तौर पर इसको दिखाता हुआ चलता हूँ, जिससे आपको ये कही हुई बात समझ भी आएगी। स्क्रीन सबको विजिबल हो रही होगी। सपोज यहाँ पर मैंने ये लिखा, पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कैरेक्टर, सपोज कैरेक्टर एस हमने लिया। ठीक, इसमें हम एक तो ऐसा लिख सकते हैं, राइट। दूसरा इनिशियलाइजेशन हो सकता है कैरेक्टर पॉइंटर, राइट, SS। और इसमें भी हम लिख सकते हैं ये। सो दीज बोथ आर इक्विवेलेंट, कैरेक्टर पॉइंटर और कैरेक्टर एरे दोनों इक्विवेलेंट हैं। और तीसरा तो तरीका आपको मैंने बता ही दिया कि कैरेक्टर यहाँ पर अगर हमने लिखा है सपोज S1, ठीक, ये लिखा इस तरह से। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये डेंजरस हो जाता है कि इसमें हमें फिर पता होना चाहिए कि हमें कितने कैरेक्टर्स रखने हैं और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सपोज हमने यहाँ पर लिखा वेल, ठीक, और ज़्यादा नहीं लिखता जिससे ये जल्दी से कंप्लीट हो, सिलेबस आज खत्म कराना है स्ट्रिंग तक। तो ये लिखा हमने, ये 3 तरीके हैं। अब इन तीनों तरीकों से आपने जो भी लिखा है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटफ हमारा तो मल्टी वेरिएबल स्ट्रिंग है, उसमें हम यहाँ पर अगर सीधा एस लिख दें देन ऑल्सो इट विल प्रिंट, राइट, ऐसा कर देते हैं। देन दूसरा लिखिए, प्रिंटफ में जा करके और डबल %s लगा करके प्रिंट करिए, सपोज यहाँ SS, देन ऑल्सो इट विल प्रिंट। गैप भी करते चलें हर जगह, जिससे कि वो समझे एक ही लाइन पर आ रहा होगा। और तो कोई तरीका है नहीं, 2 ही तरीके हैं, प्रिंटफ, अच्छा सॉरी, इसमें ये कॉल करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा, सिर्फ कॉलिंग है, वेरिएबल डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। या % लगा करके करें। % लगा के इसलिए करते हैं बेटा कि अगर हमें सपोज एक से ज्यादा तरह तरह के एलिमेंट्स को प्रिंट करना हो, मान लिया हमें 3 चीजें प्रिंट करनी है एक ही प्रिंट में, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है और एक स्ट्रिंग है, तो फिर हम यहाँ पर इंटीजर के लिए %d और फ्लोट के लिए %f और %s स्ट्रिंग के लिए लगाएंगे। अगर सिर्फ स्ट्रिंग है तो देर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग, जस्ट कॉल द वेरिएबल विद इन दिस एंड इट विल वर्क। स्क्रीन सबको विजिबल हो रहा होगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ। ओके, अब ये जो देखिए किस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है, सो आउटपुट और प्रोग्राम दोनों अब आपको विजिबल करता हूँ। यहाँ पर देखिए, सो देखिए तीनों इनिशियलाइजेशंस इक्विवेलेंट हैं। कैरेक्टर एरे में भी हेलो डाला, कैरेक्टर पॉइंटर में हाई डाल दिया, और S1 नाम के कैरेक्टर एरे में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रखा हुआ है। तो प्रिंटफ में S पास किया, हेलो इज प्रिंटेड, देन प्रिंटफ हैज got this %s SS, so hi is printed. This gap between before %s after %s is created over here, right? Otherwise ये सब एक साथ इंटरेक्ट हो जाता। so S1 में डायरेक्ट लास्ट में हमने क्या दिया, WEL, so WEL प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप /0 ना डालो और फिर प्रिंट करो या कुछ और इस तरह का, तो लास्ट कैरेक्टर को अनप्रेडिक्टेबल कर सकता है, कई बार वो गार्बेज भी हो सकता है। तो उसको सेफ साइड रखने के लिए हम ऐसा करते हैं, और इसमें ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं है, राइट, दिस इज ओके। तो अभी मैंने आपको जस्ट यहाँ पर ये चीज बताई। हाँ, अब हम स्कैनफ की बात करते हैं। सो स्कैनफ की बात करने के लिए, राइट, वी हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल। सपोज यहाँ पर हमने इसको हटा लिया, ओके, इसको हटा लिया S1 को। अभी S1 को हम बाद में प्रिंट कर देंगे। यहीं पर मैं आपको गेट्स पुट सारे बता दूंगा। अब यहीं पर खत्म करते हैं, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसकी बहुत थ्योरी की जरूरत नहीं है। तो अब हमें S1 में एक वैल्यू इनपुट करनी है, राइट। तो S1 में वैल्यू इनपुट करनी है, तो हम ऐसे करेंगे, स्कैनफ S1 क्या है, कैरेक्टर एरे। सो
अब स्कैनएफ में परसेंटेज लगाना पड़ेगा। स्कैनएफ में आप डायरेक्ट S1 नहीं लिख सकते, जैसे प्रिंटएफ में तो लिख दिया था विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर, लेकिन स्कैनएफ में नहीं लिख सकते। और दूसरी चीज, अभी S1 का यहाँ पर साइज भी बताना पड़ेगा। हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इनिशियलाइज तो किया नहीं, सो वी हैव टू टेल साइज ऑफ S1 आल्सो फॉर देयर। सो नाउ S1 के अंदर वेरिएबल में वैल्यू पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर एम्परसेंड S1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे तो इट विल वर्क, लेकिन ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एम्परसेंड इज नॉट एसेंशियल बिकॉज S1 इज द नेम ऑफ एरे एंड नेम ऑफ एरे कंटेन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, and within scanf we use ampersand to compute address of a variable, because at that address scanf will keep that data, right? So S1 already has an address, so scanf will keep that data at that address immediately. तो S1 के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू ले लेनी है और printf से वही वैल्यू शो हो जाएगी, राइट? printf से वही वैल्यू शो हो जाएगी जो S1 से आएगी। ओके, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। स्कैनफ की वजह से इसने अब हेलो हाई के बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है, राइट? प्रोग्राम यहाँ पर आपको प्रोग्राम और इनपुट आउटपुट दोनों विजिबल हो रहे होंगे। तो हेलो हाई के बाद ये विजिबिलिटी है। तो यहाँ पर सपोज हमने लिख दिया XYZ, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक? इसको एंटर किया तो XYZ प्रिंटएफ से प्रिंट हो गई। तो स्कैनफ से XYZ इनपुट हो गई और प्रिंटएफ से वो प्रिंट हो गई। अब यहाँ पर देखें, फिर से एक बार मैंने रन किया इसको। अब यहाँ पर मैं XYZ और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हेलो हाय हाउ आर यू, मैंने ये रखा। अब इसमें हाउ आर यू 3 वर्ड हैं, ठीक है? स्कैनफ में परसेंटेज एक स्ट्रिंग लेने के लिए है, मैंने 3 वर्ड दिए हैं, बीच में स्पेस है। स्पेस की वजह से वो आगे के कैरेक्टर्स को नहीं लेता। तो जब मैं इसमें एंटर करूंगा तो प्रिंटएफ से S1 में सिर्फ हाउ रह जाएगा, आर यू नहीं आएगा, ठीक है? तो S1 में क्या आया? सिर्फ हाउ, आर यू नहीं आया। यही चीज है कि वो सिंगल वर्ड को एक्सेप्ट करता है। तो अगर मल्टी वर्ड को एक्सेप्ट कराना है तो हमें क्या करना चाहिए? स्कैनएफ को कर देना चाहिए कमेंट और यहाँ डाल देना चाहिए GETS। सो GETS इज यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। एक तो ये है टू एंटर मल्टी वर्ड स्ट्रिंग और अ सेंटेंस, जिसको आप सेंटेंस बोलते हैं, और अ सेंटेंस। वी यूज गेट्स। तो अब गेट्स लगाया हमने, गेट्स में परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर भी नहीं लगाना है, लेकिन गेट्स सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यूज एंटर करने के लिए होता है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, राइट? तो अब S1 में ये पूरी स्ट्रिंग H से लेके क्वेश्चन मार्क तक पूरी चली जाएगी। हाउ आर यू, एंटर प्रेस करें, देखिए हाउ आर यू S1 में आ गया, वो प्रिंट हो गया। किसी को कुछ डाउट हो तुरंत पूछें। तो ये है गेट्स की वजह से मल्टी वर्ड स्ट्रिंग हमने दी, जिसमें कई सारे वर्ड्स हैं। हाउ एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, यू एक वर्ड है। तो उन तीनों को उसने एक्सेप्ट कर लिया और क्वेश्चन मार्क भी चिपका हुआ है, राइट? बट पहले जब हम स्कैनएफ लगा रहे तो सिर्फ हाउ लिया था उसने, सिंगल वर्ड। तो अगर स्कैनएफ लगा करके आपको स्ट्रिंग एंटर करनी है तो जितनी स्ट्रिंग रखनी है उतने बार स्कैनएफ अलग अलग वेरिएबल के साथ लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही वेरिएबल में स्ट्रिंग रखनी है, मल्टीवर्ड स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो उसके लिए हाउ हो या हाउ आर यू हो विद ब्लैंक स्पेसेस इन बिटवीन, वो दोनों सेम है, राइट? सो वी हैव टू राइट इन दिस वे, we should use gets for multi-word string, and gets is only used for which part, which type of data type? String data type. Gets is only used for string data type. Okay? अब इसी gets का एक दूसरा भाई है, वो क्या है? वो है puts। वो printf की हेल्प में रखा जाता है, so puts है। तो अब puts का रोल देखिएगा, puts, मैंने यहाँ पर puts लगाया, ठीक है? तो printf की जगह puts लगाया है, ठीक? सो puts क्या करता है? अब puts में ये जरूरत नहीं है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पुट्स में भी नहीं है, ठीक है? फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पुट्स में भी नहीं है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हेलो हाय एक साथ हो गया है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं ले सकते। और अब आगे जो भी लिखेंगे तो ये तो इसने पुट्स का कोई खास इफेक्ट नहीं दिखा पाया। सो यहाँ पर प्रिंटफ S1 किया हुआ है,
एक अब पुट्स का इफेक्ट अगर देखना है तो पुट्स में एक्चुअली न्यू लाइन कैरेक्टर इनबिल्ट होता है, जैसे कि सर अगर सर ये पुट्स वाला एक बार फिर से बता दीजिए। अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, बता रहा हूँ। पुट्स का जो इफेक्ट है वो पुट्स का काम क्या है, पहले पुट्स का काम वही है जो प्रिंटफ का काम था, राइट। अब पुट्स में ये मल्टी वर्ड सिंगल वर्ड वाला डिफरेंस नहीं है जो गेट्स और स्कैनफ में था। पुट्स में ये है कि स्ट्रिंग वैल्यू को स्क्रीन पर शो करेगा, एंड सेकेंड थिंग इज पुट्स के अंदर स्लैशन इनबिल्ट है। स्लैशन इनबिल्ट है का मतलब क्या है, ये वाली लाइन अभी देखिए, अभी जब आपने आउटपुट देखा था तो आउटपुट में क्या आया था, जरा ध्यान से एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इसको मैं चेंज करूंगा। तो अभी आउटपुट में देखिए क्या आया, हेलो हाय। क्यों? प्रिंटफ एस की वजह से हेलो प्रिंट हुआ, और फिर पुट्स की वजह से हाई प्रिंट हो गया, तो एक साथ आ गए ये हेलो हाई। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा। और ये तो खैर नीचे जो स्ट्रिंग है वो स्कैनफ की वजह से आ रहा है, इसमें तो कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पर देखिए मैं इनका सीक्वेंस बदल रहा हूँ, इनका सीक्वेंस बदल रहा हूँ। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ये, और यहाँ पर ये। अब मैंने पुट्स एसएस लिखा है ऊपर, तो हाई पहले प्रिंट होगा, हेलो बाद में। लेकिन अब यहाँ पर हाई जिस लाइन में प्रिंट होगा, हेलो उसके साथ प्रिंट नहीं होगा, हेलो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ये पुट्स का एक इफेक्ट है। देखिए पिछली बार जब प्रिंटफ ऊपर था तो हेलो और हाई एक साथ चिपके हुए थे, क्योंकि प्रिंटफ में अगर हमें प्रिंटफ से प्रिंटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जो स्ट्रिंग प्रिंट करी उसके नीचे अगर कोई स्ट्रिंग और प्रिंट हो रही है तो वो जब तक हम स्लैशन नहीं लगाते वो सब दोनों स्ट्रिंग एक साथ प्रिंट होती है। लेकिन पुट्स में क्या है, स्लैशन इनबिल्ट है। यानी कि पुट्स जब भी, ये पुट्स पाइथन की तरह से है, पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन होता है वो भी इसी तरह से होता है, उसमें भी हर चीज जो है नई लाइन में प्रिंट होती है। तो पुट्स उसी तरह से है। पुट्स यहाँ पर रोल क्या है, पुट्स यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा उसके बाद अगला स्ट्रिंग जो भी प्रिंट होना है वो न्यू लाइन कैरेक्टर से प्रिंट होगा या न्यू लाइन से प्रिंट होगा। तो यहाँ पर पुट्स और प्रिंटफ में ये डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्रिंटफ में हम परसेंटेज वगैरह लगा सकते हैं, पुट्स में नहीं लगा सकते। पुट्स में हमको वो चीज वैसे ही रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है क्योंकि वो स्कैनफ लगा हुआ है, उसको हमें कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट कर दिया हमने। तो पुट्स का रोल समझ आया सबको। पुट्स इज यूज फॉर प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग ओनली, एंड पुट्स हैज इनबिल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर आफ्टर इट या विद इन इट एट लास्ट। तो पुट्स के बाद जो भी कोई चीज प्रिंट होगी, प्रिंट से प्रिंटफ से प्रिंट हो रही हो या पुट्स अगले पुट्स से प्रिंट हो रही हो, वो न्यू लाइन में प्रिंट होगी ऑटोमेटिकली। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भी, अब क्योंकि यहाँ पर बीच में गेट्स घुसा हुआ है ना, इस गेट्स को हटा दें, चलिए हटा देते हैं गेट्स को, और स्कैनर कैरेक्टर S1 में भी कुछ डाल देते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ स्ट्रिंग डाल देते हैं। सपोज ये स्ट्रिंग डाल दिया मैंने, यहाँ पर गैप भी कर देते हैं जिससे कि जब भी कोई क्लैशन ना लगे तो दिक्कत ना करे। अब मैं गैप कर दिया, राइट। अब ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें देखिए ये इनपुट वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। पहले पुट से एसएस से क्या प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा, ठीक। फिर प्रिंट एफ एस से नेक्स्ट लाइन में हेलो प्रिंट होगा। फिर प्रिंट एफ S1 से हाउ आर यू सेम लाइन में प्रिंट होगा। बस इसी से आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला। देखिए स्क्रीन देखे, आउटपुट सब दिख रहा होगा। So put SS is printing high on this line. Since puts has inbuilt new line character, so whatever is being printed by printf in next line will be print on new line. So hello will be printed on new line. But printf is not having any new line character, so next printf will be printed on same line. So this is all about this printf and puts. So next thing, चले अपने नोट्स में एक बार फिर से जल्दी से, विजिबल है आपको स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर एरे और कैरेक्टर पॉइंटर में कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं। ये वही डिफरेंसेस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि कैरेक्टर का नेम उसके पहले एलिमेंट का, सॉरी एरे का नेम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करता है, लेकिन एरे का नेम पॉइंटर जैसा बिहेव करता है, बट स्ट्रिक्टली वो पॉइंटर नहीं है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि एरे का नेम जो है वो कांस्टेंट वैल्यू रखता है, जबकि कैरेक्टर पॉइंटर या कोई भी पॉइंटर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है, वो वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कैर str1 हेलो, अब यहाँ str1 में हेलो स्ट्रिंग दी, कैर str2, अब str2 इज इक्वल टू str1, ये हम नहीं कर सकते। ये हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि str2 इस कैर str2 एरे के पहले कैरेक्टर का एड्रेस कंटेन करता है और एड्रेस लेफ्ट साइड में आ गया है और ये कांस्टेंट चीज है, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट चीज आती है तो एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ हमने यहाँ पर लिखा कैर पॉइंटर है इसमें गुड मॉर्निंग, कैर पॉइंटर पी और पी इक्वल टू एस कर दिया, ये सही है क्योंकि पी और एस दोनों पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन str1 और str2 ये एरे के नेम्स है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट पॉइंटर्स है। दूसरी चीज यहाँ पर कैर str1 में हेलो दिया, फिर str1 इज इक्वल टू बाय कर रहे हैं, ये गलत है। एक बार में हमने str1 में जो वैल्यू दे दिया हम उसको यहाँ पर दोबारा से इस तरह से नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये str1 एक एरे की तरह से है। अब एरे में आप ये इस तरह से कहाँ दे सकते हो, एरे का सिंबल लगाना पड़ता है ना इनिशियलाइज करते समय। अब इस तरह से थोड़ी ना वैल्यू दे देते हैं एरे के अंदर, पॉइंटर में दे सकते हैं इस तरह की वैल्यू, क्योंकि str1 के पास एक्चुअली h का एड्रेस है और वो है कांस्टेंट। आप उस एड्रेस पर अब बाय रखना चाहते हो, नहीं रखेगा। लेकिन कैरेक्टर पॉइंटर में ये चीज हो सकती है, किसी कैरेक्टर पॉइंटर में आप पहले हेलो रख दिया था, अब वहां पर बाय रख दिया तो उसको रिप्लेस कर देगा, हेलो की जगह बाय आ जाए, क्योंकि वो वेरिएबल, पॉइंटर इज अ वेरिएबल एंड एरे नेम इज नॉट अ वेरिएबल, सो यू कैन नॉट चेंज वैल्यूज, राइट। सबको क्लियर हो रहा होगा? तो इसीलिए हम आगे कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, strcmp strlen और ये सब, उनमें कैरेक्टर एरे यूज करेंगे, कैरेक्टर पॉइंटर नहीं यूज करेंगे, कांस्टेंट, इसीलिए हम वहां पर वैल्यू लेते हैं हमेशा। तो टू डायमेंशनल एरे क्या होगा ऑफ कैरेक्टर्स, क्या है टू डायमेंशनल एरे? हमारा कैरेक्टर एरे को हम बोल सकते हैं कि ये वन डायमेंशनल एरे ऑफ स्ट्रिंग है, क्योंकि एक हम मानते हैं 2D एरे क्या होता है, 2D एरे इज एरे ऑफ 1D एरे, ठीक। सो 2D कैरेक्टर एरे इज एरे ऑफ 1D कैरेक्टर एरे, और 2D कैरेक्टर एरे इज एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, क्योंकि 1D कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग बोलते हैं ना, इसलिए। तो अगर हमने इस तरह से वैल्यूज रखी यहाँ पर, राइट, तो ये फिक्स है, 4 रोज और 7 कॉलम्स में रखेंगे, और हर एक स्ट्रिंग के लास्ट में /0 लगेगा, क्योंकि ये डबल कोट्स में है सारे, सब में /0 लगेगा। बाकी सब वैसे ही है। अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करानी है तो गेट्स में इस तरह से कर सकते हैं, गेट्स, और गेट्स के अंदर एरे के थ्रू पास करा दीजिए। तो st0 पहली रो है, st1 दूसरी रो होगी, st2 तीसरी रो होगी, तो रो में वैल्यू भर रही है और वो रो एक स्ट्रिंग बन रही है। और पुट्स से उन रोज को प्रिंट करा रहे हैं। डाउट है बताएं, इसमें गेट्स पुट्स लगा रहे हैं जो, देखिए एक 2D कैरेक्टर एरे बनाया st320, ठीक, नेम सेंटर कराने थे इसमें, तो हमारे पास कितनी रोज है, 3 रोज है, जितनी रोज है उतने बार हम गेट्स फंक्शन चला करके 3 वैल्यूज डाल दें, ठीक है। या स्कैनफ चला दें, क्योंकि हमें मल्टीवर्ड स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, इसलिए गेट्स चलाया। अगर एक ही वर्ड है तो हम स्कैनफ चला के काम चल सकते हैं। और फिर जो हमने वैल्यूज यहाँ पर रख दी तीनों रोज में, उन वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो पुट्स लगा दिया, या फिर हम प्रिंटफ लगा सकते हैं विद स्लैशन, पुट्स में स्लैशन की जरूरत नहीं है, ठीक। 2D कैरेक्टर एरे को इस तरह से इनपुट कर सकते हैं, 2D कैरेक्टर एरे है या एरे ऑफ स्ट्रिंग, एक ही बात है। ये कैरेक्टर पॉइंटर वाली चीज है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये एरे ऑफ पॉइंटर्स है, एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स है। वो 2D कैरेक्टर एरे था, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ये एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स है। इसमें हर एक एलिमेंट एक कैरेक्टर पॉइंटर है, हर एक एलिमेंट एक कैरेक्टर पॉइंटर है, तो हर बार वो एक न्यू वैल्यू से शुरू होगा, राइट। तो कैरेक्टर पॉइंटर लैंग्वेजेस, तो फर्स्ट वैल्यू बेसिक है, दूसरी जावा, तीसरी फोर्ट्रैन, फिर सी, फिर C++। तो जो इसमें ये कैरेक्टर पॉइंटर है, इसमें जो 0 इंडेक्स पर पहली स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस होगा, क्योंकि पॉइंटर्स का एरे है ये, पॉइंटर्स के पास एड्रेसेस होते हैं, तो जितनी भी आपकी स्ट्रिंग्स हैं उन सबका स्टार्टिंग एड्रेसेस स्टोर्ड होंगे और उनकी हेल्प से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस में आइए, strlen, strcpy, cat, cmp, cmpi, ये सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है। एक बार देखिएगा, मैं जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ा रहा हूँ। तो strlen ये स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए है कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं,
और ये स्लैश जीरो को काउंट नहीं करता। तो कौन स्लैश जीरो को काउंट करेगा? साइज ऑफ ऑपरेटर। अगर आप साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर हेलो लिखेंगे तो वो क्या बताएगा? HELLO और स्लैश जीरो, 6 कैरेक्टर बताएगा, 6 बाइट बताएगा वो। आउटपुट 6 आएगा, HELLO और स्लैश जीरो। लेकिन STRLEN में अगर आप हेलो पास करेंगे HELLO, आंसर 5 होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर पॉइंटर डियर, कैरेक्टर नेम रीडर। तो यहाँ पर तो हम इसको कर सकते हैं, STRLEN के अंदर पास कर दीजिए printf हेलो, ठीक है। हेलो इज परसेंट डी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बता रहे हैं, हेलो इज परसेंट STRLEN ऑफ हेलो, तो 5 आएगा STRLEN से। डियर की बताई है तो PTR के अंदर डियर है, तो PTR पास कर दिया। STRLEN में जो पास करेंगे वो उतना काउंट रिटर्न कर देता है, सिंपल है। और स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। सो डियर का ये दूसरे वाला printf से रिजल्ट 4 आएगा। देन थर्ड वन में रीडर लिया हुआ है। तो या तो देखिए STRLEN के 3 फॉर्म्स मैंने यूज किए। STRLEN में डायरेक्ट मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी डबल कोट्स में, या PTR जो कैरेक्टर पॉइंटर था यहाँ पर हैविंग डियर, राइट, इसको यूज कर लिया। तो PTR वेरिएबल पास कर दिया जो कैरेक्टर पॉइंटर है। और तीसरा ये कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर एरे नेम पास कर दिया यहाँ पर, जिसमें ये रीडर था। तो तीनों से वैल्यूज प्रिंट हो रही है। ये कैरेक्टर एरे का लेंथ बता रहा है, कितने कैरेक्टर्स हैं उस एरे। दूसरी चीज है ये कैरेक्टर, ये strcpy, स्ट्रिंग को कॉपी करना। तो स्ट्रिंग को कॉपी कैसे करेंगे? ये है S माने सोर्स, T माने टारगेट। तो सोर्स से टारगेट में कॉपी होगा, ध्यान से सुनिएगा। S फॉर सोर्स, T फॉर टारगेट। तो सोर्स स्ट्रिंग विल बी कॉपीड टू टारगेट स्ट्रिंग, ठीक, strcpy। और ये सोर्स में भी कुछ लिखा है और टारगेट में भी कुछ लिखा है। तो सोर्स के एक एक कैरेक्टर को टारगेट के पहले कैरेक्टर से ओवरराइड करना शुरू कर देगा, राइट। तो जरा यहाँ पर देखें, और इट विल गो अलोंग विद स्लैश जीरो, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हेलो, यहाँ पर लिखा है वेलकम। तो सोर्स का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हेलो कम है, वेलकम जो टारगेट है वो बड़ा है। तो यहाँ पर H क्या करेगा? W को रिप्लेस कर देगा, ये E इस E को रिप्लेस कर देगा, ये L इस L को रिप्लेस कर देगा, ये L इस C को रिप्लेस कर देगा, ये O इस O को रिप्लेस कर देगा। तो सिर्फ हेलो इतना बड़ा है, HELLO, जिसमें ये वेलको है उतना हेलो है, ठीक है। तो हेलो तो अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन अभी जो ME बचा है DEST में वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हेलो कॉपी हुआ है और साथ में एक स्लैश जीरो भी गया है। तो स्लैश जीरो जैसे ही M की जगह गया, बस स्ट्रिंग वहीं खत्म। उसके बाद की वगैरह उसके आगे कितनी भी लंबी स्ट्रिंग हो वो मीनिंगलेस है। तो हेलो जब भी कॉपी होगा सोर्स से, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर लिखा है ना, कमांड यहाँ पर है एक्चुअली strcpy dst, src। तो src में हेलो है, dest में वेलकम है। हेलो छोटा है तो H के यहाँ W को रिप्लेस कर दिया उसने, फिर ELLO, तो WELCO तो हेलो बन गया। और उसके बाद एक स्लैश जीरो भी लग जाता है। जैसे ही स्लैश जीरो लगा, जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है उसका आंसर हेलो हो गया। तो ये है स्ट्रिंग को कॉपी करना। अगर उल्टा होता, सपोज सोर्स स्ट्रिंग आपकी वेलकम होती और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग हेलो होती, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। वेलकम के कैरेक्टर लेंथ ज्यादा है तो पूरा का पूरा हेलो को रिप्लेस कर देगा, उसके बाद भी ME रहेगा, है ना। सो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप कि अगर सोर्स स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, देन आंसर विल बी सोर्स स्ट्रिंग ओनली। रिमेनिंग कैरेक्टर्स ऑफ डेस्टिनेशन स्ट्रिंग विल नॉट बी इन रिजल्ट, क्योंकि वो गायब हो जाएंगे। एनी डाउट? अभी मैं आपको एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। ये चीज क्लियर हो गई? strcat पहले मैं कवर कर दूं, ऐसा ना हो कि कवर ना हो पाए। एग्जांपल तो इसमें जो दिए हैं एकदम करेक्ट है, आप इससे से पढ़ेंगे, नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिए हैं। तो अगला अगला क्या है? strcat। अब यहाँ पर पहले हमने देखा strcpy, ये कुछ रिटर्न भी कर रहा है, ये कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न करता है, राइट। तो अगर हम strcpy की हेल्प से जो वैल्यू आई है उसको प्रिंट करके देखें, राइट, तो उसमें भी हमको यही रिजल्ट मिलेगा जो DEST के अंदर है। तो strcpy ने सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी किया और इस कॉपीड रिजल्ट को रिटर्न भी किया है।
तो आप यहाँ पर पुट्स में DEST डाल करके देख रहे हैं। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर STR-CAT। अब STR-CAT क्या है, ये STR-CPY का ही एक स्टेप आगे है। CAT का मतलब होता है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है ऐड, एट, एंड, एपेंड भी बोलते हैं कई जगह इसको। अब देखिए यहाँ पर, एक तो यहाँ पर देखिए पैरामीटर्स दो तरह के लिखे हैं, कैरेक्टर पॉइंटर और कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर। इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर पॉइंटर तो एक वेरिएबल है, लेकिन कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर एक वैल्यू है, राइट, एक वैल्यू है, एक कैरेक्टर एरे है। ठीक है, इसके अंदर एक वैल्यू होती है कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर। ये सब में है, ऊपर भी था, STR-CPY में भी था। ये स्टैंडर्ड है, राइट, ये स्टैंडर्ड है डेफिनेशन। तो अब यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग 1 अपेंड करती है एंड पे। तो अगर यहाँ पर देखिए इस न्यूमेरिकल एग्जांपल यहाँ दिया है, जैसे कैर एस में अमित है, सपोज कैर टी में माई नेम इज है, और आपने लिखा STR-CAT T, S। अब सोर्स स्ट्रिंग जो है वो टारगेट स्ट्रिंग के एंड में जाके ऐड हो जाती है। तो सोर्स स्ट्रिंग क्या है, अमित, टारगेट स्ट्रिंग क्या है, माई नेम इज। सो इज के जस्ट बाद अमित आ जाएगा। यहाँ पर ये गैप भी नहीं आएगा, जो यहाँ गैप दिख रहा है ये गैप नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आगे से IS के बाद शुरू हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर गैप रख लो माई नेम इज के बाद, राइट। तो यहाँ पर ये जो गैप दिख रहा है I और S के बीच में, ये ऐसा कोई गैप नहीं हुआ, तो अमित उसके आगे से आएगा। ठीक, तो यहाँ पर तो देखिए DST में हेलो डाला, SRC में रीडर्स डाला, ठीक, और लिखा, प्रिंट करके देख लिया, पुट्स DST हेलो प्रिंट हो गया, पुट्स SRC रीडर्स प्रिंट हो गया। अब STR-CAT क्या है, DST, SRC। तो SRC में है रीडर्स, तो रीडर्स हेलो के आगे प्रिंट हो जाएगा, कॉन्केटनेट हो गया हेलो रीडर्स। उल्टा कर दे तो उल्टा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर सपोज DEST स्ट्रिंग को ब्लैंक रखें, DEST स्ट्रिंग यानी हेलो है ही नहीं, वहां पर कुछ नहीं, ब्लैंक है, सो रीडर्स ही वहां पर शुरुआत से आ जाएगा। तो अब STR-CAT क्या बन गया, STR-CPY बन गया ये। ठीक है ना, STR-CPY बन गया वो। ठीक, फिर STR-CMP, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। STR-CMP में हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं, और वो कैसे कंपेयर होते हैं, दोनों स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स विल बी कंपेयर्ड अकॉर्डिंग टू देयर ASCII वैल्यूज। मान लिया स्ट्रिंग 1 का कोई कैरेक्टर उठाया हमने, और स्ट्रिंग 2 का कोई कैरेक्टर उठाया, राइट। कोई कैरेक्टर क्या करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर होगा, तो फर्स्ट प्लेस पर दोनों स्ट्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स हैं उनको उठाएंगे, उनको उनकी ASCII वैल्यू देखेंगे। अगर हमने सपोज पहली स्ट्रिंग कॉमा दूसरा स्ट्रिंग लिखा है, तो पहली स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर हमने पिक किया वो उसकी ASCII वैल्यू, अगर दूसरी स्ट्रिंग से जो हमने कैरेक्टर पिक किया उसकी ASCII वैल्यू कि या तो बराबर होगी, या ज्यादा होगी, या कम होगी। अगर बराबर होगी तो ठीक है, हम अगला कैरेक्टर के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, और अगर बराबर नहीं होगी तो वहीं पर कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, और रिजल्ट आएगा। अगर पहले स्ट्रिंग की STR-1 STR-2 में जो हमने स्ट्रिंग देखी है, तो उसमें पहले स्ट्रिंग के उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग के उस करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर की ASCII वैल्यू से ज्यादा है, तो रिजल्ट 1 आएगा, पॉजिटिव 1। और अगर स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर की ASCII वैल्यू स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर ASCII वैल्यू से कम है, तो आएगा -1। ठीक, और कंपैरिजन तो खत्म ही हो गया। तो इसीलिए अगर हमने सपोज लिखा CAR कार, और दूसरे में लिखा CAT कैट, तो अगर STR-1 में कार है और STR-2 में कैट है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1, क्योंकि दोनों में C है, ठीक है, दोनों में A है, ठीक है, लेकिन पहले में CAR है और दूसरे में CAT है, तो R की ASCII वैल्यू T से कम है, स्मॉल लेटर्स में दोनों में, क्योंकि R जो है अल्फाबेट में पहले आता है, PQRSTUV, राइट। R is before T, so R has less ASCII value than T, so that will be that will function will return -1। अगर हम CAT CAR कर दें, पहले कैट कर दें फिर कार कर दें, तो क्या होगा, तो +1 यानी 1 आंसर आएगा। और अगर दोनों बार कार कार हो या दोनों बार कैट कैट हो तो 0 आंसर आएगा। So STR-CMP will return 0 when string 1 and 2 are same. 1 if first mismatch character in STR-1 is greater ASCII value than first mismatch character in STR-2, right? Similarly, -1। तो ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए।
अगर स्ट्रिंग हेलो एंटर करी है, दूसरी हाई एंटर करी है, तो ये स्ट्रिंग नॉट इक्वल है। वो यहाँ तो इक्वल नॉट इक्वल चेक करके बता रहा है। आप इनकी जो वैल्यू रिटर्न करी गई उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक आता है कि हमें 5 स्ट्रिंग्स हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अब सॉर्टिंग में हम यहाँ पर कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं बेटा, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, जो भी आता हो आपको कोई भी लगा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर तो ये जनरल मेथड लगा दिया है, आई इज इक्वल टू 0 से लेस देन 3 फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, और स्ट्रिंग हैंडलिंग पर काम कर रहे हैं। तो एक एक 2D एरे है जिसके अंदर कई सारे स्ट्रिंग्स है, तो उसमें पहली स्ट्रिंग को उठाया और उसको दूसरी से कंपेयर किया, फिर तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, ठीक है। अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है तो वही स्वैप कर दिया। ये कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, ना बबल सॉर्ट है ना सिलेक्शन सॉर्ट है, बस सिंपल सॉर्टिंग है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट भी लगा सकते हैं। तो जो स्वैपिंग का तरीका है वो ये है, देखिए कि अगर किसी का नाम सपोज है अमित और दूसरे का नाम है अभय, तो अब अमित कॉमा अभय अगर लिखा हुआ है हमारे 2D एरे के अंदर, पहली स्ट्रिंग अमित है, दूसरी स्ट्रिंग अभय है, तो ऑब्वियसली अभय को पहले होना चाहिए, अमित को बाद में होना चाहिए। तो STRCMP जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा तुरंत कि रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है अमित कॉमा अभय पास करने से, तो हम उसको स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर ये स्वैपिंग है STRCM, ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग वी हैव ऑलरेडी डन, दैट सिमिलर थिंग इज रिटन ओवर हियर। यहाँ पर जो असाइनमेंट ऑपरेटर था उसकी जगह STRCPY लिखा है। भाई असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते ना, और हमारे पास इतना बढ़िया फंक्शन है STRCPY, क्योंकि वहां पर क्या होता था कि हम लिखते थे ना A B C, 3 वेरिएबल्स में, या A और B है, तीसरा टेम्प है, सो T इज इक्वल टू A करके ऐसा करते थे। T इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B, और B इज इक्वल टू T, ये स्वैप हो जाता था। तो वही चीज यहाँ पर STRCPY लगा हुआ है, ठीक। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर कि STRLEN को अब अपने लॉजिक से बनाना है, बना सकते हैं हम एक वाइल लूप लगा दें और उसमें जब तक वो /0 ना आए तब तक आई प्लस प्लस करता रहे, और बाहर आकर के आई को रिटर्न कर दें, हो गया, लेंथ कैलकुलेट हो गई। कोई डाउट है बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये STRCPY को यूजर डिफाइंड तरीके से बनाना यानी खुद बनाना। तो देखिए जैसा उसमें स्टैंडर्ड में था वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, कैरेक्टर S2 कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर S1, ठीक। यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर भी हो सकता था जो एरे लिखा हुआ है, ओके, कैरेक्टर पॉइंटर CPY। अब इसमें S1 और S2 दो स्ट्रिंग्स दी गई है, तो S1 हमारी एक वैल्यू है और S2 एक एरे है। तो S1 को कॉपी करना है S2 पर, तो S1 से एक एक कैरेक्टर पिक करना है, व्हाइल S1 I नॉट इक्वल टू /0, जब तक /0 ना हो तब तक ये लूप चलता रहे। तो S1 0 करेंगे पहला कैरेक्टर, फिर 1 करेंगे दूसरा कैरेक्टर, और उसको कहाँ डालना है, S2 वाले में। ये क्या लिखा हुआ है, मैंने एरे और पॉइंटर की लिंकिंग आपको बताई है, उसमें आपको पता होगा। एस्टेरिस्क S2 प्लस आई का मतलब है S2I, एस्टेरिस्क S1 प्लस आई का मतलब है S1I। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा भी है इसके आगे। तो यहाँ पर ये एस्टेरिस्क वाला फॉर्मेट हटा करके आप ये एरे वाला फॉर्मेट लिख दीजिए, ठीक है, और आई प्लस प्लस कर दीजिए, और बाहर आकर के जब ये पूरा सारे कैरेक्टर कॉपी हो गए हो तो /0 भी लगा दीजिए, और जो आंसर आया उसको रिटर्न कर दीजिए। दिस इज STRCPY। बताए कहीं कुछ डाउट हो तो। STRCPY अगर आप सिस्टम डिफाइंड वाला समझ गए तो ये यूजर डिफाइंड वाला भी आपको समझ में आएगा। सर हाँ सर ये लास्ट में अगर /0 ना लगाएं तो कंपाइलर अपने आप नहीं लगा देगा? नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप कर रहे हो ना कॉपी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। यस सर। हाँ, ये आप बना रहे हैं और ये कैरेक्टर एरे बन के तैयार होगा, डबल कोट्स में इनिशियलाइज तो किया नहीं है। अगर डबल कोट्स में इनिशियलाइज करके हम छोड़ देते हैं कोई चीज, उसी में सिर्फ कंपाइलर /0 लगाता है, लेकिन अगर हम लॉजिकली कहीं पर कोई कैरेक्टर एरे जनरेट कर रहे हैं तो हमें /0 खुद लगाना पड़ेगा। ओके सर। Anybody else has any doubt?
ओके नेक्स्ट देखिए, जैसे आपने strcpy पढ़ दिया तो strcat भी कर सकते हैं, बट strcat में बस केवल हमें टारगेट स्ट्रिंग के एंड पे पहुंचना होगा, वहां पर कॉपी करना शुरू करना है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा व्हाइल लूप लगेगा जो टारगेट स्ट्रिंग के एंड पर लेके जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक लूप लगा दिया, व्हाइल dsti नॉट इक्वल टू /0 i प्लस प्लस, तो हम यहाँ पर पहुंच गए टारगेट स्ट्रिंग के एंड पर। आई की वैल्यू से पता चल जाएगा कि वो कौन से कैरेक्टर पर से हमको कॉपी करना शुरू करना है। सपोज आपने लिखा है, सपोज डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में है हेलो, ठीक है, और सोर्स स्ट्रिंग में है रीडर, तो रीडर का आर कहाँ कॉपी होगा, हेलो के बाद जो /0 है वहां पर रीडर का आर कॉपी होना है। तो उस हेलो के बाद जो /0 वहां पहुंचेंगे कैसे, वहां पर इस लूप से पहुंचेंगे। जब तक डेस्टिनेशन आई का हेलो का एक एक कैरेक्टर उठाता जाएगा, एच उठाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर ई, फिर एल, फिर एल, फिर ओ, फिर जैसे ही /0 आएगा ये फेल हो जाएगा, और क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो आगे भी बढ़ चुका होगा, तो /0 पर ही आई पॉइंट कर रहा होगा उस समय, राइट। आई वहीं पहुंचा होगा, आई की वैल्यू वही होगी जहां /0 है, इंडेक्स वैल्यू, तो वहीं पर से कॉपी करना शुरू कर देना है। तो डेस्टिनेशन आई इज इक्वल टू srcj। अब यहाँ पर srcj सोर्स का है, जो रीडर वो एक एक करके आर ई ए डी आर एस पढ़ रहा होगा /0 जब तक ना मिले, और आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस चलता रहेगा। और जब ये कॉपी कर ले सारे कैरेक्टर्स को, तो फिर से एक बार वही काम करना है, /0 ऐड कर देना है लास्ट में, हेलो रीडर्स के लास्ट में। क्योंकि हमने यहाँ पर जब कॉपी किया है तो हमने कब तक कॉपी किया है, जब तक कि /0 ना मिल जाए, है ना। फिर जैसे ही /0 मिला हम तो टर्मिनेट कर गए, तो /0 तो कॉपी हुआ ही नहीं, इसलिए हमें यहाँ पर /0 अलग से लगाना पड़ता है। राइट, देन लास्ट है ये strcmp को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन ये मैं इतना जरूरी नहीं समझता हूँ, आप चाहे तो कर लें। S1 और S2 दो कैरेक्टर ले लिए, और हमें यहाँ पर जब तक किसी एक में भी अगर /0 आ गया तो फिर हमें इसको रोक देना है, राइट। एक स्ट्रिंग छोटी रह गई होगी तो कंपेयर कर रहे हैं ना दूसरी स्ट्रिंग, सपोज एक में कार है दूसरे में सिर्फ सीए है, वो तो मिसमैच है, तो सीए वाली खत्म हो गई है, और सीए के बाद आ गया /0, और कार में वहाँ आर है उस लोकेशन पर, तो आर को /0 कंपेयर कर रहे होंगे, वहाँ तुरंत गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली S1 माइनस S2 है, राइट। जब भी वो मिसमैच करेंगे तो उनके उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू का डिफरेंस निकाल लिया Z में, और उसको चेक कर रहे हैं, अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव आया है तो 1 रिटर्न कर दें, अगर डिफरेंस नेगेटिव आया है तो -1 रिटर्न कर दें। ठीक, ये पूरा इफ का यहाँ पर बंद हो गया, और ये आई प्लस प्लस तो हमारा इस लूप से रिलेटेड है, नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए चला रहे हैं, दैट्स ऑल। ये सब नोट्स में है, एक बार पढ़ लीजिएगा, मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा अगर कुछ भी डाउट है। strrev क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ पर हमें strrev चलाने के लिए एंड पे पहुंचना है, या रिवर्स ऑर्डर में हम एरे लगा दें, तो लॉजिकली बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक, नंबर ऑफ वॉल्स कितने गिवन स्ट्रिंग में, इसको चेक करना है। अगर हमें stri से एक एक कैरेक्टर पास करते जाएं, और यहाँ पर ये हमने स्विच केस बना दिया है, देखिए कहीं ब्रेक नहीं लगा बीच में, कितने वॉल्स हैं ये काउंट करना है, तो काउंट कर सकते हैं इसमें कितने वॉल्स हैं। तो ए ई आई ओ यू किसी कोई भी एक मिलेगा तो ये C प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक नहीं है, फिर अगले कैरेक्टर के लिए आई प्लस प्लस हो जाएगा, इस तरह से। लाइन, वर्ड और कैरेक्टर्स गिवन टेक्स्ट के अंदर, तो फुल स्टॉप से हम यहाँ पर लाइन देख रहे हैं, और स्पेस से कैरेक्टर वो देखेंगे वर्ड, स्पेस ये देखिए स्पेस से W प्लस प्लस किया है, और बाकी कैरेक्टर तो हर एक से करना है। ठीक, पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो strrev यूज कर लीजिए। लेकिन strrev जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, याद रखिएगा, उसके अंदर हम जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल पास करते हैं वो रिवर्स करके स्ट्रिंग को उसी में स्टोर कर देता है। तो अगर हमने उसकी एक कॉपी जनरेट नहीं करी, सो वी कैन नॉट कंपेयर इट, राइट। तो इसलिए हमने यूजर से एक वैल्यू स्ट्रिंग ली, उसकी एक कॉपी जनरेट कर ली, फिर उसको रिवर्स कर लिया और ओरिजिनल से कंपेयर कर दिया। सर्च कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो वी कैन सर्च लिनियरली
यहाँ पर देखिए बबल शॉर्ट से मैंने इसको किया हुआ है, और बबल शॉर्ट आपके कोर्स में नहीं, बस यहीं तक रखते हैं।